प्रवाल भित्ति से संबंधित पिछली 2 क्लासों में हमने चर्चा किया था कि प्रवाल होता क्या है, इसकी उत्पत्ति की दशाएं कौन कौन सी हैं, और फिर हमने चर्चा किया था कि इसका वितरण कहाँ कहाँ पे है विश्व स्तर पे। आज हमें बात करनी है प्रवाल से जुड़े हुए कुछ प्रकार हैं उसके, और उसके प्रकारों के साथ ही हम देखेंगे प्रवाल विरंजन क्या होता है, कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, और फिर कुछ सिद्धांत है जो प्रवाल की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं। खासकर उस प्रवाल के बारे में वो व्याख्या कर रहे हैं जिनके जो निक्षेप हैं वो उनकी उत्पत्ति की जो गहराई है महासागरों में, उस गहराई से कहीं ज़्यादा नीचे वो पाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रवाल के निक्षेप पाए गए हैं जिनकी उत्पत्ति तो सामान्यतः ये पढ़ा जाता है या फिर सामान्य रूप से होती भी है यही दशाएं कि वो 250 से 300 फीट की गहराई के बीच में पाए जाएंगे, उनका विकास होगा। लेकिन कुछ प्रवाल के निक्षेप ऐसे पाए गए हैं जहाँ पर इनकी जो गहराई है वो गहराई अपेक्षाकृत अधिक है। भूगोलवेत्ताओं में काफ़ी मतभेद है इस विषय में कि आखिर वहाँ पे ये कैसे पहुँचे, क्या इनकी उत्पत्ति वहीं पर हुई थी या फिर ये 150-200 फीट के ऊपर इनकी उत्पत्ति हुई और फिर वहाँ से इनका अवतरण हो गया। उन सिद्धांतों पे भी चर्चा करेंगे। तो हमने कल जो बातें की थी पिछली क्लास में मुख्य रूप से उसके वितरण की बात की थी हमने, और वितरण में हमने देखा था कि कर्क और मकर रेखा के सहारे महाद्वीपों के पूर्वी तट और महासागरों के पश्चिमी किनारे पर इनकी उत्पत्ति होती है। उन सब पे हमने डिटेल में चर्चा किया था कौन कौन सी आवश्यक दशाएं हैं, तापमान है, लवणता है, उथला जल है, ठीक है, और ये सारी बातें हो चुकी थी। तो आज हम प्रवाल के प्रकार पे चर्चा करते हैं। प्रवाल के प्रकार, ये मुख्यतः 3 प्रकार के प्रवाल होते हैं। एक तो होता है तटीय प्रवाल। अब तटीय भित्तियाँ जो होती हैं, तट के सहारे जिन प्रवालों का विकास होता है उन्हें क्या बोलते हैं, तटीय प्रवाल बोला जाएगा। इनकी उत्पत्ति किसी तट को पकड़ के होती है, ठीक है। जो तटीय भित्ति है ये तट के सहारे एक दीवार नुमा रचना बनाती हैं, दीवार की तरह खड़ी होती हैं। जैसे ये महासागर है तो इनकी उत्पत्ति इस तट पे होती है, यहाँ पे, ठीक है। अब अगर महाद्वीपों या महासागरों का जो विस्तार है इस तरह से देखें, ये महाद्वीपीय तट है तो इनका जो विकास हो रहा है, ऐसे महाद्वीपीय तट है तो यहीं पे दीवार नुमा ये संरचना बना रही हैं, ठीक है। एक दीवार की तरह इनका विकास होता है, तट को पकड़ करके इनका विकास होता है, तटीय भित्ति कहलाती हैं। भित्ति मतलब मैंने बताया था कि दीवार होती है, और अगर तटीय भित्ति नाम है तो नाम से ही पता चलता है कि तट पे कोई दीवार नुमा संरचना बन जाए अगर महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में, महासागरों में, तो दीवार नुमा अगर संरचना कोई बन जाती है तो क्या कहलाता है, वो तटीय भित्ति कहलाती है, ठीक है। तटीय भित्तियों के अगर उदाहरण की बात की जाए कि तट पे इसके एग्जाम्पल्स कौन से होंगे, जब कभी आप मेंस आंसर राइटिंग करते हैं तो वहाँ उदाहरण देने की बहुत आवश्यकता हो जाती है। तो इस तरह की जो भित्तियाँ पाई जाती हैं वो कैरेबियन सागर में बहुत भारी मात्रा में प्राप्त होती हैं, ठीक है। कैरेबियन सागर है और लक्षद्वीप में भी पाई जाती हैं। कोरल सागर में भी इनका विस्तार मिलता है। वैसे तो कोरल सागर में बैरियर रीफ पाई जाती है, लेकिन ये भित्तियाँ भी, तटीय भित्तियाँ भी वहाँ पे पाई जाती हैं। तो पहला प्रकार जो है तटीय भित्ति की है, क्या होती है, तट के सहारे दीवार नुमा संरचना। दीवार नुमा संरचना क्या कहलाती है, ये तटीय भित्तियाँ होती हैं जो तट के सहारे दीवार नुमा संरचना बनाती हैं, ठीक है। इनका विस्तार देखा जाए अगर
कैरेबियन सागर है, लक्षद्वीप है जो कि पूरा का पूरा प्रवाल द्वीप ही है। लक्षद्वीप में एक बैरम मोरे रीफ है, चिरबनियान रीफ है। ठीक है, तो आप लिखना चाहें तो लिख ले, कभी एग्जाम में आ सकता है। चिरबनियान रीफ, बैरन मोरे रीफ, ये जो है लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। पेरूमलपाल रीफ है, लक्षद्वीप की प्रवाल भित्ति है, जो कि किसका उदाहरण है? तटीय प्रवाल भित्ति का। ठीक है, ऐसे कोरल सी में भी ये पाई जाती हैं। कैरेबियन सागर है, कोरल सी कहाँ पे है? मैंने कल चर्चा किया था कि कोरल सी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में मैंने इसके बारे में चर्चा आपसे किया था। ठीक है, इसके बाद में एक बैरियर रीफ होती है, एक प्रकार है रीफ का या भित्ति का। इसे अवरोधक, हिंदी में इसे अवरोधक भित्ति बोलते हैं। अवरोधक भित्ति, यह अवरोधक भित्ति कैसे होती है? जब तटीय भित्ति, जब तट पे जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है और वो एक दीवार जो भित्ति बना रही हैं वो बड़ी हो जाती है, जब उनकी लंबाई या चौड़ाई ऊंचाई अधिक हो जाए और एक दीवार की तरह वो कहाँ खड़े हो जाएं? महासागरों में तट के समानांतर, तो वो क्या करती हैं? किसके लिए अवरोध का काम करती हैं? जैसे महासागरीय लहरें हैं, सुनामी है, चक्रवात है, इन सब के लिए क्या करती हैं? अवरोध का काम करने लगती हैं, ब्रेकर का काम करने लगती हैं या बैरियर का काम करने लगती हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? अवरोधक भित्ति कहते हैं। तो जब तटीय भित्ति बढ़कर तटीय क्षेत्र में क्या करें? सुनामी या लहरें, इन सब के लिए अवरोध का कार्य करती हूँ। अवरोध का कार्य करने लगी तो ये अवरोधक भित्ति हो जाती हैं। आमतौर पे जो तटीय भित्तियाँ होती हैं वो उंगली नुमा होती हैं, ऐसे। ये मान लीजिए तट है मेरा हाथ और ये भित्तियाँ ऐसे होती हैं। लेकिन जब इनकी संख्या बढ़ जाती है और ये आकार में बड़ी होने लगती हैं तो ये जो उंगलियों के बीच में जो गैप है, ये गैप भी लगभग भरने लगता है, तो एक दीवार जैसी संरचना ये बना लेती हैं। तो महासागरों में जो गतियाँ होती हैं महासागर के जल में, जैसे लहरें हैं, सुनामी है, तरंगे हैं, ज्वार है, इन सभी गतियों का ये विरोध करने लगती हैं। अब ये लहरें आकर के किससे टकरा रही हैं? प्रवाल भित्ति से टकरा रही हैं, इस दीवार से टकरा रही हैं। ये तट पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, यानी तटीय क्षेत्र की सुरक्षा भी सुनिश्चित करती हैं प्रवाल भित्तियाँ। इसका जो बढ़िया उदाहरण है वो ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ। सवाल बनता है कि ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के सहारे है? तो ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है क्वींसलैंड, उस तट के सहारे ये ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। ठीक है, तो तीसरा प्रकार इसका एटॉल होता है। एटॉल भित्ति, ये क्या होती है, कैसे होती है? एटॉल भित्ति क्या होती है कि गोल गोल होती है। इनकी संरचना जो होती है ऐसे, यह होता है एटॉल।
इस तरह से अगर प्रवाल भित्तियों का विकास होता है तो उन्हें एटॉल भित्ति कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में कभी क्वेश्चंस बना है, अक्षांश पूछ लिया है कि किस अक्षांश, क्योंकि वो विश्व की सबसे बड़ी रीफ है, इसलिए लगभग 1920 या 2000, अब तो लगभग 2000 पार भी कर चुकी होगी, 2000 किलोमीटर की लंबाई है उस दीवार की, उस भित्ति की, तो इसलिए उसका अक्षांश पूछ लेता है। तो उसका अक्षांश 9 डिग्री साउथ से लेकर के 22 डिग्री साउथ है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, 9 डिग्री साउथ से 22 डिग्री साउथ इसका क्या है, विस्तार है, अक्षांश। ठीक है, 9 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक इस प्रवाल भित्ति का विस्तार है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा गया है, तो आगे भी संभावना है कि कभी स्टेटमेंट में एक आध विकल्प के रूप में भी दे सकता है या सेपरेट क्वेश्चंस भी इसका बन सकता है। तो जो गोले आकृति की होती है प्रवाल भित्ति, गोले आकृति की, उसे क्या कहते हैं, एटॉल भित्ति बोला जाता है। ये गोला मत बनाइएगा आप, एटॉल भित्ति। इसमें क्या होता है, चारों तरफ से तो प्रवाल भित्ति होती है। अब ये कोई सागर है, जहाँ पर प्रवाल भित्ति है, इसमें जल के आने जाने का बढ़िया रास्ता है। अब इसके जो बीच में है ये लैगून बन जाएगा, यहाँ पे लैगून का निर्माण हो जाएगा, और यहाँ पर जो सागरीय जल है उसका आना जाना लगातार लगा रहेगा। इसका उदाहरण आपको मिलेगा फूनाफूटी एटॉल है, एक दक्षिणी प्रशांत महासागर में। ठीक है, बिकनी द्वीप पर भी है, मार्शल द्वीप पर भी इसके उदाहरण मिलते हैं इस प्रवाल भित्ति के। ठीक है, ये प्रवाल भित्तियों के प्रकार हैं। एग्जाम्पल यहाँ आप लिख लीजिए, जैसे मार्शल द्वीप पर, मार्शल द्वीप, बिकनी द्वीप, फूनाफूटी द्वीप आदि, ये प्रवाल भित्तियों के प्रकार हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। प्रवाल भित्तियों के प्रकार को देखने के बाद में अब बात आती है कि प्रवाल विरंजन क्या होता है। दरअसल प्रवाल के बारे में हमने आपको बताया है कि प्रवाल एक जीव होता है जो महासागर में कॉलोनी के रूप में रहता है। ठीक है, बहुत सारे जीव एक साथ एक जगह पर वास करते हैं, एक समूह में रहना पसंद करते हैं। प्रवाल जीव चूँकि भोजन भी चाहिए इनको, लेकिन ये चल फिर नहीं पाते हैं। इन पे प्रवाल कीट आके चिपके रहते हैं, जिन्हें पॉलिप्स कहते हैं। ठीक है, कोरल पॉलिप्स होते हैं, सिलेंट्रेट पॉलिप्स इनको वैज्ञानिक नाम दिया गया है। तो बहुत प्रकार के ये कीट होते हैं जो आके प्रवाल जीव से बाहरी आवरण पे उसके चिपक जाते हैं। अब इन्हें भोजन भी चाहिए, जो कीट होते हैं इनको भोजन की आवश्यकता होती है, और प्रवाल जीव को भी। तो होता क्या है कि एक एल्गी होती है जो आकर के इन्हीं के आसपास, जो इनका ऊतक होता है उन्हीं के बीच में वो एल्गी रहती है, इनके ऊतकों के बीच में रहती है, जो कि प्रकाश संश्लेषण करती है, और प्रकाश संश्लेषण के बाद इन्हें भोजन उपलब्ध कराती है, और ये जीवित रहते हैं और कलरफुल बने रहते हैं। लेकिन कभी ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है जब प्रवाल का जो भौगोलिक दशा है, जिस दशा में ये कंफर्टेबल फील करते हैं और बेहतर विकास हो सकता है इनका, जब कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाएं कि ये भौगोलिक दशाएं विपरीत हो जाएं, जैसे तापमान निश्चित जो है इसके लिए 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान, उस तापमान में कमी आ जाए, लवणता में बहुत ज़्यादा कमी या अधिकता आ जाए, तो इस तरह की जब समस्याएं आती हैं तो होता क्या है कि जो प्रवाल जीव होते हैं, जो पॉलिप्स होते हैं, अपने ऊतकों से इन शैवालों को बाहर कर देते हैं। और भी भौगोलिक दशाओं में और भी कंडीशंस होते हैं कि जब ये ब्लीचिंग की स्थिति होती है, जैसे समुद्रों में प्रदूषण की स्थिति हो, जब प्रदूषण होगा तब भी ऐसा होगा, जो कोरल ब्लीचिंग की क्रिया है तब भी होगी। ऐसे जल अगर स्वच्छ नहीं रहा किसी भी कारण से, अब मान लीजिए कहीं उल्कापात हो जाए या ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए इन्हीं के आसपास कहीं, तो जल तो गंदा हो जाएगा, तापमान भी बढ़ जाएगा उसका, जल का। तो उस परिस्थिति में जो पॉलिप्स होते हैं, जो प्रवाल जीव होते हैं, अपनी ऊतकों से शैवाल को यानी जूजेंथले एल्गी को बाहर कर देते हैं।
अब चूंकि प्रकाश संश्लेषण की जो आवश्यक दशाएं हैं वो प्राप्त नहीं हो रही हैं, तो क्या होगी, एल्गी मर जाएंगी, शैवाल मर जाएंगे। और जब शैवाल मर जाएंगे तो शैवाल ही तो भोजन बना रहे थे प्रवाल जीवों के लिए। परिणाम क्या होगा कि जैसे ही शैवाल मरेंगे तैसे ही प्रवाल जीव भी मर जाएंगे। अब जब ये मर गए हैं, निर्जीव हो गए हैं, तो फिर इनमें जो कलरफुल स्थिति थी, जो आप देख रहे थे रंग बिरंगे दिख रहे थे, वो दरअसल एल्गी और पॉलिप्स के कारण ही तो दिख रहे थे, तो इनका रंग उड़ गया। तो प्रवाल विरंजन का जो अर्थ होता है, प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग, दरअसल ये है क्या, प्रवाल से रंग का गायब होना। प्रवाल से रंग का गायब होना ही क्या है, प्रवाल विरंजन है। उनका कलर चला जाए तो क्या हो जाएगा, प्रवाल जो है वो ब्लीच हो जाएगा। ब्लीचिंग का मतलब होगा कि प्रवाल वाइट वाइट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई ये तट है, यहाँ पे प्रवाल पाए जाते हैं, ठीक है, ये प्रवाल हैं। अभी ये कलरफुल स्थिति में इनको हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। अभी ये सामान्य जीवन जी रहे हैं, बढ़िया वाला, रंग बिरंगे हैं, इनको भोजन भी मिल रहा है और सब कुछ ठीक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि महासागरों का तापमान बढ़ने लगा, जो कि आज हो भी रहा है। जब महासागरों का तापमान बढ़ने लगेगा तो आवश्यक तापमान ना मिलने के कारण वही प्रक्रिया होगी, एल्गी को बाहर कर देंगे ये प्रवाल द्वीप कि भाई अब तुम निकलो यहाँ से, क्योंकि तापमान बढ़ रहा है और तुम इतने सेंसिटिव हो कि प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पा रहे हो। अब उन प्रवाल जीवों को नहीं पता था कि इनके निकलते ही हम भी समाप्ति हुए, एल्गी भी खत्म और प्रवाल जीव भी खत्म। अब क्या स्थिति होगी, अब जो प्रवाल पाए होगा वो इन्हीं पर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये जो कलर है इनका, ये कलर गायब हो जाता है, ये कलर जो है ये खत्म हो जाता है, क्योंकि जो कलर होता है, कलर के लिए कौन, वही पॉलिप्स और एल्गी ही रिस्पॉन्सिबल हैं, वही कलरफुल होते हैं जो कि इनके प्रवाल जीवों के आसपास आके इनके ऊपर चिपक जाते हैं और ये कलरफुल दिखाई देते हैं। तो जब वो इनको छोड़कर चला गया तो फिर ये प्रवाल क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ भित्ति ही बची है, उनके द्वारा जो खोल छोड़ी गई है, जो कैल्शियम कार्बोनेट की खोल थी वही यहाँ पे है और कुछ नहीं बचा है। तो ये कलरफुल हो जाते हैं, ब्लीच हो जाते हैं या वाइट हो जाते हैं, यही होता है प्रवाल विरंजन, ठीक है। इसी स्थिति को प्रवाल विरंजन कहते हैं। अब इनका जो रंग गायब होता है, इसका कारण क्या है, जैसे तापमान में वृद्धि के कारण, तापमान में वृद्धि, लवणता में असामान्य अंतर आ जाए, वही सारे कारण यहाँ होंगे जो इनके जीवित रहने की दशाएं हैं। बस उन्हीं दशाओं को आप विपरीत कर दीजिए, इनको पलट दीजिए, तो क्या हो जाएगा, जल का गंदला होना, जल का अपारदर्शी होना, अपारदर्शी या गंदला। अब जब जल गंदा हो जाएगा तो फिर अपारदर्शी हो ही जाएगा। एक बड़ा कारण इसका लिया जाता है कि सागर में जो प्रदूषण है, सागरीय प्रदूषण या महासागरीय प्रदूषण। अब पता लगा कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में एक बड़ी बैरियर रीफ है जो कि बहुत रंग बिरंगी है, वहीं से कोई समुद्री जहाज़ गुजर रही है जो तेल के, ऑयल के टैंकर्स लेके जा रही हैं, और उस जहाज़ का एक्सीडेंट हो जाए। अब उन तेल का जो रिसाव हुआ इस क्षेत्र में, पूरा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में फैल जाए, अब प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा, प्रकाश संश्लेषण बाधित हो गया, ऑक्सीजन भी बाधित हो गया, तब भी ब्लीच होना तय है। तो ये सारी घटनाएं होती हैं जिसके कारण प्रवाल जो है इस अपना रंग खो देते हैं, प्रवाल जीव मर जाते हैं या
एल्गी ख़त्म हो जाती हैं और ये ब्लीच हो जाते हैं या सफ़ेद हो जाते हैं, अर्थात इनका रंग गायब हो जाता है। ठीक है, तो यही है कोरल ब्लीचिंग। तो इसको भी आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो ये तो हो गया प्रवाल विरंजन की बातें। और अब हम देखते हैं कि प्रवाल की उत्पत्ति संबंधी जो समस्याएं मैंने शुरुआत की क्लास में डिस्कस किया आपसे, कि सामान्यतः जो प्रवाल की उत्पत्ति है वो 250 से 300 फीट की गहराई तक होती है। लेकिन कुछ स्थानों पर जहां प्रवाल के निक्षेप 500-700 फीट की गहराई पर पाए जाते हैं, वहां पर इनकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी, इसी पर चर्चा करते हुए बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं ने आपस में मतभेद कर लिया और उनका एक दो वर्ग निकल कर आया सामने। एक ने कहा कि जहाँ प्रवाल की उत्पत्ति हुई वो स्थल ही धंस गया, अवतलन हुआ। दूसरे ने कहा नहीं, अवतलन नहीं हुआ है, कोई और कारण था। तो इसी संदर्भ में देखते हैं कि 2-3 सिद्धांतों पर चर्चा कर लेते हैं जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे 1837 में अवतलन सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। डार्विन का अवतलन सिद्धांत, ठीक है। इन्होंने क्या बात कही थी, इन्होंने कहा कि पहले तटीय प्रवाल भित्ति, जितनी भी प्रवाल भित्तियां हैं ये सब क्या हैं, तटीय प्रवाल भित्तियां हैं जिनका विकास तट के सहारे हुआ। तट के सहारे प्रवाल भित्तियों का विकास हुआ। उसके बाद में ये विकास इनका धीरे धीरे बढ़ता गया। जब ये प्रवाल भित्तियाँ बढ़ करके बड़ी हुई, भारी हुई और जब ऊपर से दबाव डालने लगी, तो जिस स्थल पे इनकी उत्पत्ति हुई थी वो स्थल क्या किया, नीचे की ओर धंसने लगा। अब जब वो स्थल, अब जैसे जैसे प्रवाल ऊपर की ओर अपना विकास करते जा रहे हैं, वैसे नीचे से वो उतना धंसते जा रहे हैं। फिर बाद में खोजबीन के दौरान उनके जो निक्षेप हैं वो ज़मीन के अंदर यानी नितल में एक काफ़ी गहराई पर पता लगा कि वहाँ से भी प्रवाल के निक्षेप मिले हैं। तो ये भी था। इन्होंने यही बात मुख्यतः कही कि जहाँ पर स्थल का विकास हुआ, जहाँ पे प्रवाल का विकास हुआ, उस जगह पर जब प्रवाल बड़े हो गए, भारी हो गए, तो स्थल का ही क्या हो गया, अवतलन हो गया, दब गया स्थल, धंस गया नीचे की ओर। इसी वजह से हमें आज गहराई में, अधिक गहराई में प्रवाल के निक्षेप प्राप्त होते हैं। ठीक है। और फिर इसके बाद में अब इनका विरोध करने के लिए मर्रे महोदय उतरे मैदान में और 1880 में मर्रे ने अपना सिद्धांत दिया, स्थिर स्थल सिद्धांत। इन्होंने कहा कि नहीं, स्थल धंसे नहीं है, उनका अवतलन नहीं हुआ है, वो स्थिर थे। हुआ क्या कि जो प्रवाल भित्तियां हैं, इनका मेन समस्या यही है ना कि मैक्सिमम गहराई में इनके निक्षेप पाए जाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ। मर्रे ने बताया कि जब प्रवाल भित्तियों का विकास हुआ और जब इनकी जो खोल है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है और ये घुलनशील पदार्थ हैं, इनकी घुलने की प्रवृत्ति होती है। तो उन्होंने कहा कि तट पे जब ऐसे किसी तट पे यहाँ पे कोई चीज़ विकसित हुआ तो ये समुद्र में घुल घुल करके क्या करेंगे, नीचे की ओर बढ़ेंगे। जैसे देखिए ये सागर है। मर्रे ने बताया कि प्रवाल भित्तियों का विकास तो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर, क्योंकि ये घुलनशील प्रकृति के होते हैं प्रवाल, इस वजह से अब ऐसा तो है नहीं कि सभी जीव नीचे अपनी खोल भी ये छोड़े हैं। तो जो खोल छोड़ते हैं वो गल करके जल में, गलने के बाद वो कहाँ जाएंगे, ऊपर तो जाएंगे नहीं, वो घुल घुल करके थोड़ा थोड़ा करके किधर जाएंगे, इसी तट के सहारे यहाँ पे आके क्या करेंगे, जमा होंगे। और इनका जमाव लगातार होता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर ये जमते 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 जमते
यहाँ पर भी एक दूसरी प्रवाल भित्ति का निर्माण, एक निक्षेप यहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा। और बाद में रिसर्च के दौरान यही पता चलेगा कि इतनी गहराई पे प्रवाल हुआ था, जबकि प्रत्यक्ष रूप से यहाँ प्रवाल की उत्पत्ति हुई ही नहीं। क्या हुआ, ये जो प्रवाल था, ये प्रवाल भित्ति जो थी, दीवार जो थी, या कह सकते हैं प्रवाल की जो खोल थी कैल्शियम कार्बोनेट, वो घुल घुल करके यहाँ तक उसके निक्षेप पहुँचे हैं और नितल पे जमा हो गए हैं। ठीक है, तो मर्रे ने स्थिर स्थल सिद्धांत में इन्होंने स्थल को स्थिर कर दिया, जैसा कि डार्विन ने कहा था। उन्होंने स्थल को नीचे धंसाया, किसके साथ, पूरी प्रवाल भित्ति सहित स्थल नीचे चला गया। लेकिन मर्रे ने कहा नहीं, स्थल वहीं पर थे, स्थल का धंसाव नहीं हुआ था, बल्कि जो प्रवाल भित्तियां हैं तट पे, वो तट के सहारे ही नितल तक बह गई, वैसे ही घुल घुल करके। तो उनका निक्षेप यहाँ पर पहुँच गया, और उसी निक्षेप को इन्होंने बताया कि ये इस वजह से यहाँ पे आपको इसके एविडेंस मिलते हैं या साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तीसरा सिद्धांत हिमानी नियंत्रण का सिद्धांत था, डेली ने दिया, डेली महोदय ने 1915 में। हिमानी नियंत्रण का सिद्धांत दिया। हिमानी नियंत्रण का सिद्धांत, जैसा मैंने आपको सी लेवल चेंज मैंने पढ़ाया, और उसमें आपको बताया था कि पृथ्वी पर प्लेस्टोसीन युग में ही 4 बार हिमयुग हो चुका था, हिमानीकरण हो चुका था। और यह भी मैंने बताया है कि जब हिमानीकरण की प्रक्रिया होती है तो सागर का तल नीचे हो जाता है। और इसी बात को इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा। इन्होंने कहा कि जब हिमानीकरण के समय सागर का तल कभी नीचे गया होगा तो वहाँ पे प्रवाल भित्तियों का विकास हुआ होगा, फिर बाद में डीग्लेशिएशन हुआ और सागर का तल ऊपर आने लगा। प्रवाल भित्तियों में उत्तरजीविता भी ठीक ठाक थी, जैसे जैसे जलस्तर बढ़ता गया वैसे वैसे प्रवाल भित्तियाँ अपना विकास जो है वो ऊपर की तरफ करती गईं। और जब प्रवाल भित्तियाँ जब 10-15 मीटर या 20 मीटर सागर का तल ऊपर उठा, 50 मीटर, तो फिर क्या हुआ कि प्रवाल भित्तियाँ भी उतना ऊपर आ गईं अपना विकास करते करते, क्योंकि वो तो सूर्य का प्रकाश देख रही थी एल्गी। तो जब उनको लगने लगा कि सागर का तल बढ़ रहा है तो वो फिर फैलने की बजाय ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर दी। जैसे आप कोई पौधा लगाएं और उसे ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे सिर्फ एक तरफ से सूर्य का प्रकाश उसे मिलता हो, तो आप क्या देखेंगे कि कुछ समय बाद वो पौधा जिस तरफ सूर्य का प्रकाश मिल रहा है उसी तरफ उस पौधे का विकास हो रहा है, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश को ही उसी को पकड़ के आगे बढ़ेगा। कारण क्या है, उसे प्रकाश संश्लेषण करना है, तो जहाँ से भोजन मिलेगा वहाँ पे वो जाएंगे। तो इनका जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था कि ये सागर का तल है, ये सी लेवल है। जब कभी हिमानीकरण हुआ तो ये सी लेवल कहाँ आया, सी लेवल यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ से इसका जो 200 मीटर 200 फीट की गहराई पर प्रवाल होंगे, तो यहाँ पे प्रवाल का क्या हुआ, विकास हुआ। कहाँ पे, यहाँ पे प्रवाल विकसित हुए। पता लगा धीरे धीरे सी लेवल अब क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। तो ये प्रवाल भी क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे। फिर थोड़ा सा सी लेवल बढ़ा, ये भी अपना विकास करते गए, और एक समय ऐसा आया जब सी लेवल यहाँ पे पहुँच गया और प्रवाल यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए प्रवाल की उत्पत्ति यहाँ पर कब हुई थी, उस समय हुई थी जब सी लेवल यहाँ था। अब सी लेवल बढ़ा थोड़ा सा ऊपर, तो ये प्रवाल क्या किए, ऊपर की ओर और बढ़ गए, अपना विकास कर लिए। फिर सी लेवल यहाँ जब पहुँचा तो ये प्रवाल बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गए। तो अब जो आज के समय में अगर रिकॉर्ड किया जाए, आज साक्ष्य अगर मिल रहे हैं कहीं पे कि इस जगह से प्रवाल क्यों मिल रहा है, तो उसका कारण इन्होंने बताया कि कभी सी लेवल नीचे था तब इनका विकास हुआ, और आज सी लेवल ऊपर हो गया है, तो इस वजह से इनके निक्षेप नीचे मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हिमानी नियंत्रण या हिमनद नियंत्रण का सिद्धांत था, जिसे डेली ने दिया 1915 में। एग्जाम में ये सिद्धांत मिलाने के लिए आते हैं बहुत ज़्यादा, या डिस्क्राइब करने के लिए प्रवाल उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों की चर्चा कीजिए,
तो वहाँ इन दोनों तीनों सिद्धांतों को आप लिख देंगे। 250 शब्दों का एक बढ़िया आंसर आपके पास है, ठीक है, सिर्फ सिद्धांत को लेकर के। ओके, इसके अलावा डेविस ने भी अपना सिद्धांत दिया था, ठीक है। डेविस ने जो सिद्धांत दिया, इन्होंने भू अवतरण का सिद्धांत दिया था 1914 से 18 के बीच में। भू अवतरण, नाम से ही पता चल रहा है कि पहला सिद्धांत और ये एक ही है। इन्होंने दरअसल अपना सिद्धांत जो दिया था, सिद्धांत में कुछ खास नहीं दिया था, बल्कि क्या किए थे, ये डार्विन के अवतरण सिद्धांत का समर्थन किए थे। इन्होंने भी इस बात को माना था कि स्थल भाग का अवतरण हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख सिद्धांत थे जिनकी चर्चा हो गई है, और ये टॉपिक ख़त्म समाप्त होता है। क्वेश्चंस इस पे आए हुए हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे पूछा है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, तो ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड के तट पे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रीफ है, ठीक है। आवश्यक दशाओं पे क्वेश्चन बना है कि प्रवाल उत्पत्ति की प्रमुख आवश्यक दशाएं कौन कौन से हैं, ठीक है। प्रवाल उत्पत्ति की आवश्यक दशाएं कौन कौन सी, इस पे प्रश्न बना है। इनके वितरण पे क्वेश्चंस बन सकता है। जो पिछली क्लास में मैंने जो चर्चा किया था वितरण पे, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। आप क्लास देख लीजिए और क्वेश्चन पेपर जो भी हो आपके पास उसे सॉल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है टॉपिक में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वहाँ हम अगली क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।